सोचिए, कुछ ही हफ्ते पहले भारत के शेयर मार्केट से करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए एक झटके में उड़ गए। वजह, एसईबीआई ने अचानक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी ऑप्शंस और फ्यूचर्स पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया। हजारों छोटे बड़े निवेशक घबराकर अपने पैसे निकालने लगे। कईयों ने लाखों गंवा दिए और सब यही सोचते रह गए, हमसे ये गलती कैसे हो गई। दोस्तों, यही गलती असल में एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का हिस्सा है जिसे कहते हैं बिहेवियर गैप। ये फर्क पैदा होता है हमारी ही सोच और हमारी ही हरकतों से। मार्केट हमें नहीं हराता, हम खुद अपनी गलतियों से हार जाते हैं। आज हम कार्ल रिचर्ड्स की मशहूर किताब द बिहेवियर गैप की समरी सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे डिसीजंस और हमारी छोटी छोटी आदतें हमें फाइनेंशियल सक्सेस से दूर ले जाती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो बातें आप आगे सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सोच ही बदल दें और आपके पैसों को फ्यूचर में बचा भी ले। अध्याय 1, हम मार्केट को नहीं हरा सकते, मार्केट हमें हरा देता है। हम सबका सपना होता है कि हम शेयर मार्केट को मात दें, सही समय पर खरीदे और बेचे और खूब मुनाफा कमाए। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं जीत पाते। असली वजह मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा अपना व्यवहार है। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा। पहले 2 दिन वो ऊपर गया तो आपने सोचा, वाह, मैंने तो सही अंदाजा लगाया। लेकिन अगले हफ्ते वो अचानक गिर गया और आप डर के मारे बेच बैठे। फिर कुछ ही समय बाद वही शेयर वापस ऊपर चला गया। नतीजा ये हुआ कि आप घाटे में रहे। अगर आप धैर्य रखते तो शायद अच्छा मुनाफा हो सकता था। यही है असली बिहेवियर गैप, यानी हमारी उम्मीद और असली नतीजे के बीच का फर्क। और इस फर्क का सबसे बड़ा कारण हमारा उतावला व्यवहार है। इतिहास गवाह है, 2008 की मंदी हो, 2020 का कोरोना क्रैश हो या हाल ही में ऑप्शन ट्रेडिंग में करोड़ों का डूबना, मार्केट हमेशा हमें यही सबक देता है कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है। अगर हम अपने डर, लालच और जल्दबाजी पर काबू पालें तो आधी जीत तो वही मिल जाती है। और यही समझ हमें एक नए सवाल की तरफ ले जाती है। अगर मार्केट को हराना हमारे बस में नहीं है तो फिर असली रास्ता क्या है? अध्याय 2, परफेक्ट निवेश। हर इंसान दिल से चाहता है कि उसे कोई ऐसा परफेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल जाए जिसमें ना रिस्क हो, ना तनाव और रिटर्न भी शानदार मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट निवेश जैसा कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंसान की जरूरतें अलग होती है। किसी को 5 साल बाद घर बनाना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो किसी को रिटायरमेंट के लिए बचाना है। जो निवेश एक के लिए अच्छा है वही दूसरे के लिए गलत हो सकता है। मान लो रमेश और सुरेश 2 दोस्त हैं। रमेश अभी 25 साल का है, उसके पास वक्त लंबा है और वो रिस्क लेकर बड़ा मुनाफा कमाना चाहता है। दूसरी तरफ सुरेश 55 साल का है, उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित पैसा चाहिए। अगर दोनों एक ही जगह निवेश करेंगे तो एक को नुकसान और दूसरे को फायदा हो सकता है। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि लोग अक्सर ट्रैप हो जाते हैं नेक्स्ट हॉट थिंग में। कभी उन्हें लगता है कि सोना सबसे अच्छा है, कभी रियल एस्टेट, कभी क्रिप्टो, तो कभी म्यूचुअल फंड। लेकिन असल में कोई भी निवेश हर समय सबके लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि पहले आप तय करें, मुझे पैसे से चाहिए क्या। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक आप परफेक्ट जगह ढूंढते रहेंगे, लेकिन सही दिशा नहीं मिलेगी। और जब हम परफेक्ट ढूंढते ढूंढते भटकते रहते हैं तो हम एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। अध्याय 3, सलाह को नजरअंदाज करो, भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाओ। हर रोज टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स बैठकर भविष्यवाणी करते हैं। मार्केट अब गिरेगा, सोना अब भागेगा, डॉलर मजबूत हुआ तो शेयर गिरेंगे। और हम में से कितने लोग इन बातों को सच मानकर तुरंत अपने पैसे इधर उधर कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट इतना अनिश्चित है कि कोई भी इंसान इसका भविष्य तय नहीं कर सकता। अगर सच में कोई एक्सपर्ट सही भविष्यवाणी कर सकता तो आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता।
2020 का कोरोना याद कीजिए। कितने एक्सपर्ट्स बोले थे कि मार्केट सालों तक नीचे ही रहेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में मार्केट ने इतिहास का सबसे तेज रिकवरी किया। जिन लोगों ने डरकर पैसे निकाल लिए वो बाद में पछताते रह गए। एक और मजेदार बात यह है कि हम अक्सर वही सलाह मानते हैं जो हमें पसंद आती है। अगर किसी ने कहा कि यह शेयर दोगुना होगा और हम पहले से उसमें निवेशित हैं, तो हमें लगता है कि वाह, ये तो सही कह रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा एक्सपर्ट बोले कि जोखिम है, ये गिर सकता है, तो हम उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। मतलब हम सलाह को भी अपनी सुविधा के हिसाब से चुनते हैं। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाओ, क्योंकि जितना आप इन प्रेडिक्शंस पर भरोसा करोगे उतना ही आप खुद का नुकसान करोगे। असल में बात एडवाइस सुनने की नहीं है, बात है अपने खुद के गोल्स और स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की। और जब आप स्ट्रैटेजी को अपनी जिंदगी से जोड़ते हो, तभी असली प्लानिंग शुरू होती है। अध्याय 4, पैसों की योजना जिंदगी के साथ। हम सब पैसे कमाते हैं और निवेश भी करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्यों? सिर्फ रिटर्न्स पाने के लिए या फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि पैसों का असली मकसद सिर्फ नंबर्स बढ़ाना नहीं है। असली मकसद है कि पैसा आपकी जिंदगी के गोल्स को पूरा करे। सोचिए, अगर कोई आदमी 20 साल तक ट्रेडिंग करता रहा, रात दिन स्क्रीन देखता रहा, लेकिन अपनी रिटायरमेंट की योजना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च या घर बनाने का सपना ही पूरा ना कर पाया, तो उसके रिटर्न्स का क्या मतलब? मान लो सीमा और राजेश दोनों दोस्त हैं। सीमा हर बार निवेश करने से पहले सोचती है, ये पैसा मुझे 10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा। वो उसी हिसाब से सुरक्षित निवेश चुनती है। दूसरी तरफ राजेश सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देता है, कभी इधर इन्वेस्ट करता है, कभी उधर। नतीजा ये होता है कि राजेश को कभी अच्छा मुनाफा तो मिलता है, लेकिन उसके असली गोल्स पूरे नहीं होते। वहीं सीमा शायद उतना बड़ा रिटर्न न दिखाए, लेकिन 10 साल बाद उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल जाता है। इसलिए असली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपनी लाइफ प्रायोरिटीज को पहले पहचानना। क्या आपको रिटायरमेंट में आराम चाहिए, या बच्चों की पढ़ाई, या घर खरीदना है? जब तक ये साफ नहीं होगा, तब तक निवेश सिर्फ नंबर्स का खेल रह जाएगा। और ध्यान रहे, लाइफ बदलती है, गोल्स बदलते हैं, इसलिए प्लान भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड प्लान बनाने से फायदा नहीं, क्योंकि हालात बदलते ही स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। और यहीं से हमें एक और अहम सबक मिलता है, प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्लान का ज्यादा रिजिड होना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अध्याय 5, बहुत ज्यादा जानकारी। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास जानकारी कम है, बल्कि ये है कि जानकारी इतनी ज्यादा है कि दिमाग ही उलझ जाता है। हर रोज अखबार, टीवी चैनल, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर सैकड़ों तरह की फाइनेंशियल न्यूज और टिप्स घूम रही होती है। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि ज्यादा जानकारी हमेशा फायदे की चीज नहीं होती। असल में ज्यादा जानकारी अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, आप एक शेयर में निवेश करना चाहते हैं। आपने उस कंपनी की बुनियादी जानकारी पढ़ ली कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, मुनाफा कमा रही है, इतना काफी था। लेकिन फिर आप 10 और वेबसाइट्स खोल लेते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय पढ़ते हैं। किसी ने बोला बहुत बढ़िया स्टॉक है, किसी ने बोला रिस्क ज्यादा है, किसी ने बोला अभी मत लो, 2 महीने बाद सस्ता मिलेगा। अब आप और उलझ गए। पहले जहां डिसीजन लेना आसान था, अब कंफ्यूजन इतना बढ़ गया कि या तो आप गलती से बेच देंगे या फिर बिल्कुल इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। कार्ला इसका एग्जाम्पल वेदर से भी देते हैं। अगर आपको पता हो कि कल बारिश आने वाली है, तो आप छाता ले लेंगे, सिंपल। लेकिन अगर आपको हर घंटे का अपडेट मिलता रहे, अभी 40% चांस है, अभी 60% चांस है, अभी 20% चांस है, तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद अम्ब्रेला ही घर पर छोड़ा। ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक और नुकसान है, ये हमारे अंदर डर और लालच को और बढ़ा देती है। जब हम हर दिन मार्केट की छोटी छोटी हलचल देखते हैं,
तो बार बार रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा गिरा तो डरकर बेच दिया, थोड़ा सा बढ़ा तो लालच में और डाल दिया। यही वो बिहेवियर है जो हमें नुकसान देता है। असल में इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए कम जानकारी लेकिन सही जानकारी ही काफी है। बस इतना जानो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, रिस्क कितना है और वो आपके गोल से मैच करता है या नहीं। बाकी रोज रोज की खबरों और अपडेट्स पर ज्यादा ध्यान देना सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है और यही हमें एक और महत्वपूर्ण सच्चाई की तरफ ले जाता है। जानकारी चाहे कितनी भी इकट्ठा कर लो, अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो सब बेकार है। अध्याय 6 प्लान बेकार है। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा कि कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं प्लान्स आर वर्थलेस, लेकिन उनका मतलब यह नहीं है कि प्लानिंग करना बेकार है। उनका कहना है कि रिजिड प्लान यानी ऐसा प्लान जो बदल ही ना सके, वो किसी काम का नहीं होता। सोचो, जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी फैमिली की प्रायोरिटीज बदल जाती है, तो कभी मार्केट ही उल्टी चाल चल देता है। अगर हमने एक बार प्लान बना लिया और उसे ही पत्थर की लकीर मान लिया तो हालात बदलने पर हम फंस जाएंगे। एग्जाम्पल लो, अमित ने 10 साल पहले डिसाइड किया था कि वो हर साल फिक्स्ड डिपॉजिट में ही पैसा डालेगा क्योंकि उसे वो सबसे सुरक्षित लगा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इंटरेस्ट रेट भी गिर सकता है। आज इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि उसका पैसा प्रैक्टिकली बढ़ ही नहीं रहा। अगर अमित फ्लेक्सिबल रहता और समय समय पर प्लान एडजस्ट करता तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति और बेहतर होती। कार्ल कहते हैं कि प्लान का असली फायदा डायरेक्शन देने में है। मतलब आपको एक रास्ता दिखे, आप जानो कि आपको किस गोल की तरफ बढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते हैं प्लान को भी बदलना जरूरी है। प्लान को एक नक्शे की तरह समझो, वो आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर बीच में सड़क बंद हो जाए या ट्रैफिक लग जाए तो आपको दूसरा रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। रिजिड प्लान हमें स्ट्रेस देता है और अक्सर गलतियां भी, लेकिन फ्लेक्सिबल प्लान हमें कंट्रोल देता है। तो मैसेज साफ है, प्लान बनाओ जरूर, लेकिन कभी ये मत सोचो कि वो आखिरी और परफेक्ट है। जिंदगी डायनामिक है, इसलिए आपके पैसे और प्लान भी डायनामिक होने चाहिए। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगला बड़ा सवाल यह है, जब हालात बदलते हैं तो हमारे फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डालता है हमारा दिल और दिमाग, यानी हमारी भावनाएं। अध्याय 7 भावनाएं। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं हैं। डर, लालच, उम्मीद, गुस्सा, पछतावा, ये सब हमारे डिसीजंस को इतना हिला देते हैं कि हम खुद अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर बैठते हैं। सोचो, मार्केट में अचानक गिरावट आती है, स्क्रीन पर लाल रंग चमक रहा है, न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे हैं, क्रैश आ गया, सब बेच दो। उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग कहने लगता है मेरे पैसे डूब जाएंगे। डर में आकर इंसान बेच देता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही मार्केट वापस ऊपर चला जाता है और फिर हम पछताते हैं, काश मैं थोड़ा और रुका होता। दूसरी तरफ जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो तो लालच हावी हो जाता है। हम सोचते हैं अगर मैंने और इन्वेस्ट किया तो डबल हो जाएगा। नतीजा ये होता है कि हम ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और फिर गिरावट में फंस जाते हैं। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि फीलिंग्स को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें समझना और संभालना जरूरी है। हमें ये मानना होगा कि डर और लालच आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उनके आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए। एग्जाम्पल लो, 2020 के कोरोना क्रैश में बहुत से लोग डरकर मार्केट से बाहर निकल गए, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा और अपने प्लान पर टिके रहे, वही बाद में बड़े मुनाफे में रहे। यहां फर्क सिर्फ एक चीज का था, इमोशंस को किसने कंट्रोल किया और किसने इमोशंस को खुद पर हावी होने दिया। भावनाएं इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है, इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें समझकर, लिखकर और कॉन्शियसली हैंडल करके हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। और यहीं से एक और सच सामने आता है, अगर हमारी भावनाएं हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं,
तो फिर सवाल उठता है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? अध्याय 8, आप अपने व्यवहार के जिम्मेदार हैं, लेकिन नतीजों के नहीं। निवेश की दुनिया में हम अक्सर नतीजों पर फोकस करते हैं, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ। लेकिन कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि असली फोकस नतीजों पर नहीं, बल्कि अपने व्यवहार पर होना चाहिए। सोचो, आपने अच्छी तरह रिसर्च करके, अपनी जरूरत और रिस्क देखकर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। 1 साल बाद मार्केट गिर गया और रिटर्न नेगेटिव आ गया। अब ज्यादातर लोग खुद को कोसने लगते हैं, मैंने गलत इन्वेस्ट कर दिया, सब मेरी गलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने जो किया वो सही था। आपने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई, बाकी रिजल्ट मार्केट के हाथ में था, और मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हो, कुछ लोग बिना सोचे समझे दोस्त की सलाह पर या किसी टिप्स ग्रुप से सिग्नल लेकर पैसा लगाते हैं। अगर लकी रहे तो प्रॉफिट हो जाता है, वरना लॉस। अब मान लो प्रॉफिट भी मिल गया, तो क्या यह आपकी समझदारी थी? नहीं, ये बस किस्मत थी। और अगर लॉस हुआ तो वो भी आपकी लापरवाही का नतीजा था। कार्ल का कहना है कि हम अपने एक्शंस के जिम्मेदार हैं, लेकिन रिजल्ट्स के नहीं। रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उन पर ज्यादा परेशान होना बेकार है। हमें बस ये देखना चाहिए कि क्या हमने सही प्रोसेस फॉलो किया, क्या हमारा डिसीजन लॉजिकली स्ट्रांग था, और क्या वो हमारे गोल्स के हिसाब से लिया गया था। ये माइंडसेट बहुत बड़ा फर्क डालता है, क्योंकि जब हम रिजल्ट्स पर अटक जाते हैं तो या तो घमंड आ जाता है, अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं जीनियस हूं, या फिर गिल्ट और डर आ जाता है, अगर लॉस हुआ तो मैं बेवकूफ हूं। लेकिन जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हर डिसीजन से सीखते हैं और धीरे धीरे बेहतर बनते हैं। आसान शब्दों में, प्रोसेस को कंट्रोल करो, बिहेवियर को सुधारो, रिजल्ट को स्वीकार करो। और जब हम अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं तो अगला बड़ा चैलेंज सामने आता है, दूसरों से पैसों की बात करना, और वो भी खुलकर। अध्याय 9, पैसों के बारे में बात करना। हमारे समाज में एक अजीब आदत है, लोग हर चीज पर खुलकर बातें कर लेते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो सब चुप हो जाते हैं, जैसे पैसा कोई गुप्त राज हो। लेकिन कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि पैसों के बारे में खुलकर बात करना बेहद जरूरी है, वरना गलतफहमियां और गलत फैसले बढ़ते जाते हैं। सोचो, एक पति पत्नी दोनों अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन कभी बैठकर खुलकर ये डिस्कस ही नहीं करते कि कितना खर्च होगा, कितना बचत होगी और किस गोल के लिए निवेश करेंगे। नतीजा, पति सोचता है कि रिटायरमेंट के लिए बचाना जरूरी है, और पत्नी सोचती है कि अभी घर खरीदना ज्यादा जरूरी है। जब बात साफ नहीं होती तो दोनों अपने अपने हिसाब से खर्च और निवेश करते रहते हैं। बाद में कंफ्यूजन और झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल, दोस्तों के बीच। कभी कभी हम दूसरों के दिखावे में आकर सोचते हैं कि अरे सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन हम पूछते ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं, उनका गोल क्या है। शायद उनका मकसद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है और हमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए। अगर हम बस कंपेयर करके चलते रहे तो नुकसान हमारा होगा। कार्ल कहते हैं कि पैसे पर बात करना अनकंफर्टेबल जरूर लगता है, लेकिन जब तक आप फैमिली या पार्टनर के साथ ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। ये डिस्कशन ऑकवर्ड हो सकता है, कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन यही वो प्रोसेस है जिससे आप दोनों एक डायरेक्शन में चल पाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि पैसे की बातचीत सिर्फ नंबर्स पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैल्यूज और प्रायोरिटीज पर होनी चाहिए। मतलब, हमारे लिए असल में जरूरी क्या है? बच्चों की पढ़ाई, घर, ट्रैवल या जल्दी से रिटायरमेंट लेना? जब वैल्यूज क्लियर होंगी तो पैसे का प्लान भी आसान हो जाएगा। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं, टॉकिंग अबाउट मनी इज रियली टॉकिंग अबाउट लाइफ। और यही हमें धीरे धीरे उस असली सवाल तक ले जाता है। अगर पैसे पर बात इतनी अहम है तो फिर असली फाइनेंशियल सलाहकार की भूमिका क्या है? अध्याय 10 आसान दिखता है, लेकिन होता नहीं है। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं, निवेश करना असल में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इजी बिल्कुल नहीं है। सुनने में अजीब लगेगा, पर यही सच है।
सोचो, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए हमें कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? बस यही, थोड़ा थोड़ा पैसा लगातार बचाओ, उसे सही जगह लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो। सुनने में कितना सिंपल है ना? लेकिन असलियत में यही काम करना सबसे मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बीच में हमारी आदतें, डर, लालच और शॉर्टकट खोजने वाली सोच आ जाती है। हम जानते हैं कि रोजाना एक्सरसाइज सिंपल है, सुबह उठकर 3 मिनट वॉक कर लो, लेकिन ये इजी क्यों नहीं है? क्योंकि हम आलस कर जाते हैं, एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। इन्वेस्टिंग भी वैसा ही है। एग्जाम्पल लो, सब जानते हैं कि सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट तरीका है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट डालो और 10 से 15 साल तक भूल जाओ। सिंपल है, लेकिन बीच में मार्केट गिरा तो डर लग गया, किसी दोस्त ने बोला क्रिप्टो में डबल हो जाएगा, तो लालच जाग गया और हम अपने सिंपल प्लान को छोड़कर शॉर्टकट्स में फंस जाते हैं। कार्ल का कहना है कि असली चैलेंज स्ट्रैटेजी ढूंढने का नहीं है, स्ट्रैटेजी तो हर जगह पड़ी है। असली चैलेंज है उस स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो करना। डिसिप्लिन ही असली ताकत है। मतलब खेल सिंपल रूल्स पर चलता है, लेकिन उन्हीं रूल्स को बार बार बिना डगमगाए निभाना ही मुश्किल है। और यहीं से किताब हमें यह समझाती है कि जीतने के लिए हमें स्मार्ट आइडियाज की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सिंपल आदतों को पकड़ कर रखना है। तो दोस्तों, ये थी द बिहेवियर गैप किताब की समरी, जिसमें कार्ल रिचर्ड्स हमें ये सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग में असली गेम नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का है। ज्यादातर लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं, एक्सपर्ट्स को ब्लेम करते हैं, लक को ब्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जीत और हार का फर्क हमारे अपने फैसलों और हमारी आदतों में छुपा है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही और बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज लाते रहते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि वो भी पैसों से जुड़ी ये छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें सीख सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी नई समरी आए तो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा और क्यों। आपकी राय मुझे आगे की समरीज को और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने में मदद करेगी। तो मिलते हैं अगली समरी में एक और नई किताब और नए लेसन्स के साथ।